नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं आपके साथ दीपक कुमार। हाँ, तो मेरी प्यारी राजस्थान की जनता, गहलोत ने पायलट को क्या कहा, पायलट ने गहलोत को क्या कहा, इन दोनों को बीजेपी वालों ने क्या कहा और बीजेपी वालों को हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या तांडव मचाया, अगर इन सब से अब फुर्सत हो चुकी हो तो थोड़ा सा मुद्दे की बात कर ली जाए। बात राजस्थान के उन लोगों की जाए जो संविदा पर है और उनकी नौकरी खतरे में है। आज बात उन लोगों की जो मीडिया की मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं और उनके आंदोलन, उनकी आवाज़ बनने को भी कोई तैयार नहीं होता और अक्सर उनके आंदोलनों को दिखाया भी नहीं जाता। हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा, दीपक खारवाल। ये नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। वही नाम जो कुछ दिन पहले जयपुर के हर गली में चर्चा में था कि दीपक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए था, पर वो भी मजबूर था जब उसे पता चला कि उसको नौकरी से हटाया जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 310 संविदा कर्मियों को बाहर किया गया, जिसमें दीपक भी एक नाम शामिल था। वो सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के आईसीयू में कार्यरत था। दीपक के 3.5 साल का बेटा और 2 महीने की गर्भवती पत्नी है। पिता पहले ही गुजर चुके थे। ऐसे में पूरे घर का बोझ अकेले दीपक के कंधों पर था और ऐसे ही हजारों दीपक अभी राजस्थान में हैं। ऐसे में नौकरी से निकाल ले जाने का तनाव वो नहीं झेल पाया। पर क्या ये सब सिर्फ चिकित्सा विभाग में ही हो रहा है? क्या बाकी विभाग में सब ठीक है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा ही तनाव झेल रहे हैं टीचर्स, ऐसा ही तनाव झेल रहे हैं फायर कर्मी, ऐसा ही तनाव झेल रहे हैं हर एक वो युवा जो आए दिन शहीद स्थल पर धरना देता है, इस भयंकर गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक बैठा होता है, इस आस में कि आज नहीं तो कल सरकार ध्यान देगी, मंत्री ध्यान देंगे, नेता ध्यान देंगे, उनके विधायक ध्यान देंगे, लेकिन सरकार ना सही कम से कम कोई अधिकारी तो ध्यान देगा, उनके ज्ञापन को लेगा। पर नहीं, एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा जी अपने काम में व्यस्त हैं, पूरे दिल और जान से लगे हुए हैं। कभी दिल्ली जाते हैं, पीएम से मुलाकात करते हैं, कभी किसी मंत्री से चर्चा करते हैं, कभी किसी परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। पर दूसरी तरफ तो मानो ऐसा लगता है कि उनके मंत्री और नेता ही हनुमान बेनीवाल की बात को सही साबित करने में उतने ही तत्परता से लगे हुए हैं। कोई भी मुद्दों पर बात करने से कतरा रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीपक की मौत के बाद जो सच सामने आया वो और ज्यादा डराने वाला है। ये एक प्रेस नोट हमें भेजा गया जिसमें लिखा गया है कि 2500 से अधिक व्यावसायिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। इन शिक्षकों का आरोप है कि साल 2014 से लेकर अब तक टेंडर के नाम पर उनके भविष्य के साथ कम से कम 10 बार खिलवाड़ किया गया। कमाल है कि एक तरफ पीएम मोदी ये चाहते हैं कि देश का हर बच्चा हुनरमंद हो, पर सवाल ये कि जब टीचर को ही टेंडर के नाम पर कभी निकाला जाएगा, कभी रखा जाएगा, यानी टीचर का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो फिर छात्रों को वो कब पढ़ाएंगे और छात्र कब हुनरमंद होंगे? पढ़ाई के बीच में अगर व्यावसायिक शिक्षा के जो वोकेशनल टीचर है वो ठेका प्रथा से घर बैठा दिए जाते हैं, जिसके कारण विद्यालयों के अंदर नियमित रूप से व्यावसायिक शिक्षा नहीं चल पाती है। उसी के अंतर्गत राजस्थान के तकरीबन 80 सांसद और विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के नाम से अपनी अपनी डिजायर भेजी है कि इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित रखा जाए। टीचर्स का कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि वीटी टीचर्स को नियमित किया जाए। पर सवाल ये कि कौन है जो हाई कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है? उसको शह कौन दे रहा है? और क्या माननीय आदरणीय शिक्षा मंत्री को इन टीचर्स का दर्द नजर नहीं आता? भी आ चुका है। उसके बावजूद भी अभी 30 जून 2026 को तकरीबन 2106 स्कूलों के अंदर 2500 से ज़्यादा वोकेशनल टीचर टेंडर के नाम से बेरोजगार हो रहे हैं। तो हम सरकार और अधिकारियों से ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान की व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए और विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों को हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर उनको नियमित सेवाएं दी जाए, जिससे व्यावसायिक शिक्षक भी नियमित रहेगा और व्यावसायिक शिक्षा भी नियमित रहेगी। वोकेशनल टीचर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनका टेंडर 30 जून तक का ही है। अब आगे कितनों को वापस नौकरी पर रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, किसी को नहीं मालूम। यानी कि भविष्य अंधेर की काल कोठरी में चौकड़ी मारकर बैठा हुआ है, पर रोशनी कहीं नजर नहीं आती। ठेकेदारी की इस प्रथा में एक गंभीर समस्या और सामने आई। कुछ दावे हमारे सामने रखे गए, हालांकि हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते, पर ये जो पीडीएफ हमारे सामने आया है इसमें लिखा गया है कि 4200 कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित तो 23,500 की गई, पर मिलती उन्हें 20,000 ही है
और ये सिलसिला जुलाई 2025 से चालू है। तो फिर सवाल ये कि 1 करोड़ 47 लाख रुपए कहाँ गए, किसके खाते में गए? सवाल गंभीर है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे एक दीपक को हमने खो दिया, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट का हाल है। सिर्फ मेडिकल या एजुकेशनल डिपार्टमेंट ही नहीं, फायर डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। हाँ, वही फायर डिपार्टमेंट जिनके भरोसे आप बैठे हैं कि कल अगर शहर में कहीं पे भी आगजनी होती है, आग लगती है, तो वो आपको बचाने आएंगे। और जब हमने उनसे बात की तो उनका दर्द सुनिए। हमारे राजस्थान में जो ये ठेका प्रथा चल रही है, ये एक ऐसी बीमारी हो गया है, प्रकोप हो गया है, जो ये मिटने पर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले हमने जो मेडिकल डिपार्टमेंट में एक दीपक नाम के जो ठेका कर्मचारी है, उसने सुसाइड कर लिया मजबूरी के कारण। इसी प्रकार से जो फायर डिपार्टमेंट में भी है, जो ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन सरकार से हमने कई बार गुहार लगा ली, लेकिन अधिकारियों को ईगो उनको हटाता जा रहा है और शोषण करता जा रहा है। उनको ये कहने पर भी बोलते हैं कि आपको जयपुर में कहीं भी नौकरी नहीं करने देंगे। बेचारे 8-8, 9-9 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, 5-5, 7-7 साल से कर रहे हैं। इनके साथ लगातार अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। मैं भजन लाल जी से यह गुहार लगाता हूँ कि भजन लाल जी, आप इस प्रकरण को संज्ञान में लें। वो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं करोगी, जब तक ऐसे दीपकों की यानी कितनों की मौत होगी। हर डिपार्टमेंट में यही सीन है इन लोगों का। अब आप बताइए कि आखिर राजस्थान किस दिशा में जा रहा है? एक दीपक को प्रदेश ने खो दिया, अब क्या? सवाल गंभीर है। हालांकि जयपुर में दीपक की मौत के बाद आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौके पर पहुंचे। बाद में जिला कलेक्टर संदेश नायक, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नर्सिंग कर्मियों से वार्ता की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शव को मोर्चरी शिफ्ट करने के बाद भी देर रात तक हंगामा और धरना जारी रहा और अंत में प्रशासन आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच समझौता हुआ था, जिसमें मृतक की पत्नी को सरकारी संविदा नौकरी और 5 लाख की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई। पर क्या दीपक की पत्नी को मुआवजा देकर सबको न्याय मिल जाएगा? क्योंकि दीपक 310 में से एक था। 309 की आवाज कौन बनेगा? कुल मिलाकर वोकेशनल टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ और फायरमैन संविदा पर काम कर रहे हैं, लगातार अपने हकों की मांग कर रहे हैं, पर इस बारे में कोई मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं और ना ही कोई अधिकारी। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले पंचायत चुनाव में क्या ये गुस्सा वोट में तब्दील होगा?